सबसे अमीर प्रत्याशी के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है। ये बैलगाड़ी वाला आइडिया कहाँ से आया था? बैलगाड़ी का कोई आइडिया नहीं है। ये देश में जो महंगाई बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार बढ़े हैं, तो ये बता रहा है कि अब हमें प्राचीन दौर में जाना होगा। तो मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं कि अगर हम जो अपने आसपास देख रहे हैं, जहां गरीबी फटहाली इतनी बढ़ गई है कि लोग कैसे, उनकी जीविका कल का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी और मायावती का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और वो बीजेपी की बी टीम है। आप लोग इस आरोप का जवाब कैसे देते हैं? विरोधी जो हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के आधार को खत्म करना चाहती है, आरोप वो लगा रहे हैं। हमारे जनाधार को कमजोर करने के लिए हमें बताया जाता है कि हम बी टीम। बी टीम तो वो है जो उनके लिए कमजोर प्रत्याशी उतार करके उनको वाकओवर देता है। हमारे प्रत्याशी हमेशा मजबूत रहे हैं। बी टीम बनने का जो है ये जवाब इस बार चुनाव में देंगे और 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन बी टीम है। क्योंकि जब हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो मायावती को लेकर के ये आरोप लगाया जाता है कि वो निष्क्रिय हैं, उतनी बड़ी जनसभाएं नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा कर रहे हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव है। मायावती की कम सभाएं क्या आप लोगों पे इम्पैक्ट डाल पा रही हैं? तो ये फर्क है। रैलियां कम हो रही हैं, निश्चित रूप से कम हो रही है, लेकिन संसाधन के अभाव में कम हो रही है। हमारे पास भी संसाधन कम है जिसकी वजह से कम हो रही है, और उनके पास एक तरह से मैं कहूँ कि लूट का पैसा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से हजारों हजार करोड़ रुपया जो लूटा गया है ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, ये उनका पैसा है और उनका चुनाव में गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा है। वो बहन मायावती को टारगेट इस बात के लिए करते हैं कि आप अगर बसपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पर संसाधन से मजबूत होना पड़ेगा, यानी कि आपको व्यक्तिगत तौर पर पैसे से इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप वो टिकट ले सकें। ऐसी कोई सच्चाई है क्या? बिल्कुल गलत है। अब फर्क ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ते हैं तो एक उम्मीदवार को कहीं 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, कहीं 20 करोड़ मिलते हैं। तो हालांकि वहाँ उम्मीदवार जो उतरते हैं वो तो खुद इतने मजबूत रहते हैं, सक्षम रहते हैं, चारों तरफ से उनके हर क्राइटेरिया को देखा जाता है। गुंडा होना चाहिए, क्रिमिनल एलिमेंट्स होने चाहिए उनके उम्मीदवार, जो जीतने का दम कम रखे, लोगों को डराने का दम कम रखे, पैसा से धनाढ़ होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तो उनका होता है। तो ये डर है बक्सर के लोगों को कि ये कैसे विकास कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये केवल एक पार्टी का खौफ दिखाकर, डर दिखाकर जीतने का दम भरते हैं। आप नेशनल मीडिया देखिए या इंटरनेशनल मीडिया देखिए या स्थानीय मीडिया देखिए, अगर बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बार बार राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय सा दिख रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और एक निर्दलीय आनंद मिश्रा के बीच है। लेकिन शायद वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है और उन्होंने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इस दिलचस्पी की एक और वजह है, चूंकि मैं स्थानीय हूं इसलिए मैं बता सकता हूं कि उस दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह है स्थानीयता। बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है वो लगातार बाहरी लोगों के सांसद बनने का आरोप झेलता आया है, लेकिन बसपा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अनिल कुमार चौधरी, वो यहाँ के स्थानीय हैं और उनका दावा है कि वो यहाँ पे स्थानीय लोगों का जन समर्थन जुटा भी पा रहे हैं। तो चलिए जरा अनिल चौधरी से समझने की ये कोशिश करते हैं कि बक्सर में उन्होंने कितना रंग जमा रखा है। कैसा चल रहा है सर चुनाव प्रचार? शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार। चुनाव प्रचार काफी बढ़िया चल रहा है और तमाम जगहों पर अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी को चारों तरफ लोगों का एक समर्थन मिल रहा है। पिछड़े अति पिछड़े हों, दलित वर्ग हों, जो भी बक्सर के दंश को झेल रहे हैं, विकास के दंश को नहीं होने का, वो सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आज लगातार 30 सालों से जो यहाँ सांसद रहे हैं, एक बार आरजेडी के रहे हैं, 2009 में आरजेडी से जगदानंद सिंह, इससे पहले लालमणि चौबे, फिर अश्विनी चौबे, ये रहे हैं हमेशा से। लेकिन इन 30 सालों का इतिहास, इन 30 को पन्नों को पलटिए, इनका विकास के नाम पर आप स्थानीय हैं। हमारे लोग, ये लोग कहते हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि बक्सर राम की शिक्षा स्थली रही है।
विश्वामित्र की तपोस्थली रही है। तपोस्थली रही, लेकिन केवल ढकोसला है लोग बताए। आज तक श्री राम की शिक्षा स्थली रही है, कुछ तो शिक्षा का उनके नाम पर होना चाहिए था, या केवल राम की मंदिर बननी चाहिए। अगर राम की शिक्षा पाठशाला रही है बक्सर में, तो आज तक क्यों नहीं राम के नाम पर कोई एक कॉलेज बना दिए होते जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे होते। 30 सालों में एक भी कॉलेज हमारे बक्सर जिला में नहीं खुला, लोकसभा में नहीं खुला। जो पहले की जो प्राचीन व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। प्राइवेट स्कूल पूरे कुकुरमुत्ते की तरफ फले हैं, फूले हैं, और सब कुछ उन्हीं पर निर्भर हो गया। हमारे बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए अगर किसी प्रखंड में जरूरत है तो कहीं कोई कॉलेज नहीं है, तो किसी को लाचारी में आरा जाना है, तो किसी को पटना जाना है, नहीं तो बनारस जाना है। बक्सर में कोई व्यवस्था नहीं। तो ये कौन सी व्यवस्था उन्होंने की है? मैं इस व्यवस्था से बड़ा दुखी रहा हूं, और बक्सर के तमाम लोग दुखी हैं इस व्यवस्था से कि आखिर हमारे बक्सर को क्यों ठगा गया, चला गया। तो एक सीधा है कि ये कभी ये बक्सर के नहीं रहे, ये लोग बक्सर के नहीं रहे, जिसका कारण है कि हमें बक्सर को पीछे रहना पड़ा। अनिल, ये जब हम लोग बक्सर लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे नेशनल मीडिया में या देख रहे थे, वहां से मैं रिसर्च कर रहा था, आप पे मेरा ध्यान पहली बार तब जाता है जब आप यहाँ पे नामांकन करने आते हैं, और वो भी बैलगाड़ी से। और जब मैं आपका एफिडेविट देखता हूँ तो पता चलता है कि आपके पास 2.5-3 करोड़ के आसपास की चल की संपत्ति है। सबसे अमीर प्रत्याशी के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है। ये बैलगाड़ी वाला आइडिया कहाँ से आया था? बैलगाड़ी का कोई आइडिया नहीं है। ये देश में जो महंगाई बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार बढ़े हैं, तो ये बता रहा है कि अब हमें प्राचीन दौर में जाना होगा। जिस तरह की अगर केवल धर्म की बात करके कब तक हम राजनीति कर सकते। आज विश्व गुरु बनने की तरफ देश कह रहा है, कि लोग कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बन गए, और आर्थिक व्यवस्था हमारी इतनी जर्जर हो गई है कि वही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग कह रहे हैं, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज पर जीवित रखा हूं। तो क्या ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है? क्या दोनों, ऐसा नहीं लगता है कि या तो वो गलत है या ये गलत है, या हम विश्व गुरु नहीं बने या 80 करोड़ लोगों को हम नहीं खिला रहे, दोनों में एक तो गलत है। तो मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं कि अगर हम जो अपने आसपास देख रहे हैं, जहां गरीबी फटहाली इतनी बढ़ गई है कि लोग कैसे, उनकी जीविका कल का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और ऐसे स्थिति में ये सरकार आई थी तो पेट्रोल की कीमत 60 रुपए के आसपास थी, उसके बाद आज 100 पार हो गया, डीजल पार हो गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो हम भारत के रुपए काफी गिरे। बच्चों के पढ़ने के हालात करें तो अब शिक्षा पर जीएसटी लागू हो गया। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं इन सरकारों ने की है, ये ऐसा लगता है कि ये हम बहुजन समाज के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कहीं भी अब स्थान नहीं है, सिवाय कि हमें फिर से बैलगाड़ी उठानी पड़ी। आप जब बहुजन की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो पूरे देश की एक सबसे बड़ी नेता के तौर पर मायावती का नाम सामने उभरता है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन जब विपक्ष की तरफ हम देखते हैं, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, यहाँ पे आरजेडी हो, या पूरा इंडी अलायंस जो एक है, इंडिया जो है, वो ये बार बार कहता है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और वो बीजेपी की बी टीम है। आप लोग इस आरोप का जवाब कैसे देते हैं? विरोधी जो हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के आधार को खत्म करना चाहते हैं, आरोप वो लगा रहे हैं। अब देखिए, यहीं की मैं बात करूं, बक्सर लोकसभा की मैं बात करूं, तो ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी हैं और सुधाकर सिंह आरजेडी के हैं। मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह की पहले से गठजोड़ रही है। मिथिलेश तिवारी कहे कि सुधाकर हमारे छोटे भाई हैं। ये भी सुधाकर सिंह आरएसएस के पुराने कैडर रहे हैं और पहले बीजेपी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके। तो मैं ये कहूं कि ये बीजेपी के बी टीम है, चूंकि साथ में दोनों रहे हुए हैं। अपने विधायक, उनके जिला के जो विधायक है, दो जो दूसरे पार्टी के थे, उनके आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, उनको अब पहले वो बीजेपी में शिफ्ट कर दिए, सेटल कर दिए। अभी जो बदलाव हुआ तो बीजेपी में सेटल कर दिए। तो ये तो बताता है कि कौन बीजेपी का बी टीम है। ये तो यहाँ प्रूफ है हमारे पास। तो ये इस तरह नहीं, हम आप ठीक है उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, मैं एक बक्सर का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही उदाहरण सैकड़ों मिलेंगे। हमारे जनाधार को कमजोर करने के लिए हमें बताया जाता है कि हम बी टीम है।
अरे बी टीम तो वो है ना जो उनके लिए प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहा उनके सामने। बी टीम तो वो है जो उनके लिए कमजोर प्रत्याशी उतार करके उनको वॉकओवर देता है। हमारे प्रत्याशी हमेशा मजबूत रहे हैं। और आज बक्सर में भी देख लीजिए, आप शायद नहीं जानते होंगे, 2009 में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी 4200 वोट से हारी थी, 4200 वोट से हारी थी। और 2014 की जब चुनाव हुई थी तो आरजेडी और बीएसपी का वोट बराबर था, 1000 का कमो बेसी था, 1000 हम लोग कम थे। तो ये कहना कि बीएसपी नहीं है या बीएसपी बहुत कमजोर है, ये थोड़ा हमें अटपटा लग रहा है कि इसका आकलन सही करना चाहिए। और बक्सर की अगर हम केवल बात करें तो बक्सर में बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक फैक्टर रही है। यहाँ से एमएलए भी रहे हैं हमारे। आज कैमूर के 2 एमएलए सीट हमने जीता था और एक को मतलब क्या जबरदस्ती आरजेडी का सिंबल ही सुधाकर सिंह को दिया गया जीत का। वहाँ पहले घोषणा हुआ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के जीतने का। आप रामगढ़ वाली सीट की बात कर रहे हैं? रामगढ़ वाली सीट की बात कर रहा हूँ। वहाँ अंबिका यादव जी थे, वो चुनाव जीत चुके थे, घोषणा हो चुकी थी और 5 घंटे बाद फिर से 127 वोट से सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। तो ये मैं अब तो चलिए जो सर्टिफिकेट मिल गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे इस बेल्ट में बहुजन समाज पार्टी इन सबों से मजबूत है और आज गांव-गांव में हमारे वर्कर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बी टीम बनने का जो है ये जवाब इस बार चुनाव में देंगे और 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन बी टीम है। बगल की सीट से एक आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, और ये कहा जा रहा है कि बड़ा मदद कर पा रहे हैं आप लोगों को। मदद क्यों कर पाएंगे? मदद में हम तो बहुजन समाज पार्टी से हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से है, मैं मदद क्यों करूंगा? नहीं, आप नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं आपकी मदद, उनका वोट ट्रांसफर हो रहा है। देखिए नहीं, ये आप फिर कर रहे, उनका ये नहीं है कि वो मदद कर रहे हैं। जिनकी बात कर रहे हैं, जिस आप एक जाति समूह की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं भी उसी जाति के समक्ष हूँ, मैं उनका प्रतिनिधित्व उनका कर रहा हूँ, वो हमको अपना नेता मानते हैं, बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं और इस नाते सब लोग एकत्रित हुए। और आश्चर्य होगा कि अभी तक जो भी उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ लड़ाया है, हमेशा एक ही जाति को, ओबीसी को ही यहाँ प्रश्रय दिया है। 2004 की चुनाव हो, शिव कुमार कुशवाहा लड़े थे, एक सैनिक थे, एक आम सैनिक, छोटे से सैनिक थे, रिटायरमेंट लेकर के सेना से आए और उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट थमाया था और वो भी 17,000 मतों से चुनाव हारे थे। 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव श्यामलाल कुशवाहा लड़े, पिछड़े जाति से ही थे। 2014 में ददन पहलवान लड़े थे, पिछड़े जाति से थे। 2019 में सुशील कुशवाहा लड़े थे, पिछड़े जाति से थे और 2024 में मैं लड़ रहा हूं, मैं भी पिछड़े जाति से। तो ये सब बहुजन समाज पार्टी में ही संभव है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों पर विश्वास करता है, अति पिछड़ों पर विश्वास करके करता है और कोई मदद, कोई व्यक्ति विशेष का मदद नहीं है, ये पूरा बक्सर के लोगों का एक समूह है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, बहन मायावती के पीछे खड़ा हुआ है और इस बार बक्सर से आरक्षण को खत्म करने के लिए, बक्सर में किसी खास जाति का जो आरक्षण है उसको खत्म करने के लिए सबने कमर कसा है। क्योंकि जब हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो मायावती को लेकर के ये आरोप लगाया जाता है कि वो निष्क्रिय हैं, उतनी बड़ी जनसभाएं नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा कर रहे हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव है। मायावती की कम सभाएं क्या आप लोगों पे इम्पैक्ट डाल पा रही हैं, या क्या मायावती यहाँ पे आ रही हैं आपकी जनसभा? बिल्कुल आ रही हैं और ये कि वो कम कर रही है, देखिए है क्या, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनके पास तो इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए आए, गलत ढंग से पैसे आए हुए, उनको खर्च करने में क्या दिक्कत है? उनके देखते हैं इतना सजावट, 200 किलोमीटर दूर से भी लोगों को लाया जाता है, बस में भर भर के लाया जाता है, लेकिन हमारे पार्टी के पास संसाधन कम है। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग गरीबी को देखा है, चंदे करके हम लोग किसी धरना सेठ और उससे चंदा नहीं लेते हैं, हम लोग तो गरीबों से, जो हमारे पार्टी के कैडर हैं वो 10, 20, 50, 100 करके जमा करके देते हैं और उनसे हमारी रैलियां होती। तो ये फर्क है
रैलियां कम हो रही हैं, निश्चित रूप से कम हो रही है, लेकिन संसाधन के अभाव में कम हो रही है। हमारे पास भी संसाधन कम है जिसकी वजह से कम हो रही है, और उनके पास एक तरह से मैं कहूं कि लूट का पैसा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से हजारों हजार करोड़ रुपया जो लूटा गया है ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, ये उनका पैसा है और उनका चुनाव में गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा है। आप जब पैसे की बात करते हैं ना, तो जो भी बसपा के विपक्ष के लोग हैं या बसपा का जो पूरा मूवमेंट है उसके खिलाफत के जो लोग हैं, वो बहन मायावती को टारगेट इस बात के लिए करते हैं कि आप अगर बसपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पर संसाधन से मजबूत होना पड़ेगा, यानी कि आपको व्यक्तिगत तौर पर पैसे से इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप वो टिकट ले सकें। ऐसी कोई सच्चाई है क्या? बिल्कुल गलत है। अब फर्क ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ते हैं तो एक उम्मीदवार को कहीं 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, कहीं 20 करोड़ मिलते हैं। 90 लाख का हलफनामा दिया जाता है कि 90 लाख ही खर्च करना है, क्योंकि इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो आप चुनाव आयोग से डिबार हो जाएंगे। डिबार हो जाएंगे। लेकिन जब पार्टी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया जो दे रही है, एक एक प्रत्याशी को दे रही है, सत्तारूढ़ पार्टी दे रही है, इसके खिलाफ चुनाव आयोग बिल्कुल शांत बैठी रहती है। न उनके यहाँ ईडी की रेड होती है, न सीबीआई की रेड होती है, न लोकल पुलिस की रेड होती है, सब मस्त है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में चूंकि पार्टी पैसा नहीं दे पाती है, नहीं देती है पार्टी पैसा। आपको पार्टी से पैसा नहीं मिला? पार्टी से कहीं पैसा नहीं मिलता है। आप व्यक्तिगत संसाधनों से अपने तो चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत संसाधनों से लड़ना है या लोगों के चंदे से लड़ना है? हमारे अधिकांश लोग चंदे से लड़ते हैं। जो जनता का जो चंदा है उनसे चुनाव लड़ते हैं। हम लोग भी लड़ रहे हैं, जनता के चंदा मिलते हैं, हर कार्यक्रम में जनता पैसा देती है हम लोग। तो उन संसाधनों में फर्क है कि अगर उनके पास हजारों हजार करोड़ रुपया है, वहां कोई नहीं उम्मीदवार को दे देते हैं। तो हालांकि वहां उम्मीदवार जो उतरते हैं वो तो खुद इतने मजबूत रहते हैं, सक्षम रहते हैं, चारों तरफ से उनके हर क्राइटेरिया को देखा जाता है। गुंडा होना चाहिए, क्रिमिनल एलिमेंट्स होने चाहिए उनके उम्मीदवार, जो जीतने का दम कम रखे, लोगों का डराने का दम कम रखे, पैसा से धनाढ़ होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तो उनका होता है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का लिस्ट देख लीजिएगा, सबसे गरीब अगर उम्मीदवार किसी ने उतारा है, सबसे ज्यादा अगर अपने कैडर को उतारा है, सबसे ज्यादा अपने कैंडिडेट्स ऐसे उतारे हैं जो साधारण हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जो पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में पिछले दिनों एक बड़ा फैसला हुआ था आकाश आनंद को लेकर के। पहले उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया और फिर मायावती जी ने कहा कि वो अभी प्रीमैच्योर है और अभी वो उस मूवमेंट को समझने की हालत में नहीं है, तो जब वक्त आएगा तो फिर से इन्हें किया जाएगा। हमने आकाश आनंद की रैलियां देखी, बहुत भीड़ जुटाया, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब हुए और उन पर हमलावर हुए और फिर उनको बैकफुट पे आना। कुछ नुकसान करता है क्या ये बसपा को? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नुकसान कहीं करेगा। बहन जी का फैसला हमेशा पार्टी के हित में रहा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए रहा है। निश्चित रूप से कुछ चूंकि हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है और उस ये को हम लोग देखे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहन जी का फैसला पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपके सामने है मिथिलेश तिवारी, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। बक्सर को एक तरीके से कहा जाता है कि गढ़ है, 2009 का चुनाव छोड़ दे तो 30 साल आप जैसा कह रहे हैं कि है ही। सामने है सुधाकर सिंह, जो मंत्री भी रह चुके हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं। ददन पहलवान आपकी पार्टी में पहले थे, चुनाव लड़े थे, हार गए थे। आनंद मिश्रा एक नए आईपीएस जो असम से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के आए हैं। सब लोग संसाधन से संपन्न हैं, आप भी हैं उस मामले में संसाधन से संपन्न हैं। कैसे देख पाते हैं इस पूरे मुकाबले को कि जब ये तीनों लोग इतना लंबा कैंपेन कर पा रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है ऊपर से लेकर नीचे तक, और आप लड़ रहे हैं मायावती जी की कम सक्रियता में? देखिए, ये आप जो बोल रहे हैं कम सक्रियता, बहन जी हर जगह कार्यक्रम नहीं करती हैं और बहुत ज्यादा उनके कार्यक्रम के चूंकि उनके लोग इतने लगातार संघर्षों से जो उपजे हुए लोग हैं, इतने ज्यादा संख्या में है कि हमें उनकी जरूरत कम है। और हम बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लंबा है हमारा संघर्ष का इतिहास। आप गांव की तरफ जाइएगा, बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को समझिएगा। लेकिन जिन उम्मीदवारों की आप चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में मैं बता दूं, गोपालगंज से आए हुए उम्मीदवार,
जिनको बैकुंठपुर के गोपालगंज से विधानसभा से बैकुंठपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे 2020 और 2000 हार नहीं गए थे, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट माल को हमारे बक्सर में भेज दिया गया। तो जिसकी विधायकी नहीं चली, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर खर्च नहीं किए थे? वहां भी तो काफी मजबूती से खर्च किए थे, प्रधानमंत्री भी उनके प्रोग्राम में गए हैं, और उसके बाद जनता उनको नकारी है। कुछ न तो कुछ कारण रही होगी ना। तो ये बक्सर है, हमारा घर है, मातृभूमि है। मैं यहाँ बचपन से हूँ, समझता हूँ, समझा हूँ। और ऐसे हमारे बक्सर में कोई प्रत्याशी, चूंकि अश्विनी चौबे जी ने जो ठगा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे बक्सर को ठगा है, चला है, अब सारे लोग इस ठगी से उब चुके हैं और समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही नारा है और वो केवल राम, और दूसरा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावे विकास की बातें नहीं है। बक्सर में क्या विकास करना चाहिए, बक्सर में कैसे काम करना चाहिए, इवन मिथिलेश चौधरी को तो मिथिलेश तिवारी जी को तो बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है। बक्सर के 5 गांवों का नाम पूछ लीजिए, वो गांव का नाम नहीं बता पाते हैं ही गोपालगंज के। अधिसूचना जारी होने के बाद वो बक्सर आ गए। तो ये कहना कि वो यहाँ बड़े सक्रिय रहे हैं और कैसे विकास कर देंगे, जिस आदमी को बक्सर की चौहद्दी नहीं पता हो वो कैसे विकास कर देंगे? और मैं इसीलिए इस बात को खारिज करता हूं कि मिथिलेश तिवारी अपने बल पर या कुछ कर सकते हैं, पार्टी की बदौलत निश्चित रूप से थोड़ी भारी पड़ेगी। संगठन है उनका, कैडर है, संगठन है, लेकिन संगठन टूटा हुआ संगठन है आज के समय में, बिल्कुल कोलैप्स सिस्टम है। आप अंदरूनी देखें कितने भागों में भारतीय जनता पार्टी बक्सर में बटा हुआ है। बहुत मुश्किल होगा उनको जोड़ पाना, लड़ाई तो बहुत दूर है, उनको जोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। मुख्य मुकाबला देखते किससे हैं आप? और दूसरे पार्टी जो अभी आप सुधाकर सिंह की भी बात किए, तो ये एक ऐसे उम्मीदवार रहे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, जो आरजेडी के लोगों को यहाँ हमेशा गाली देने का काम किए, यहाँ तक कि श्रीमती राबड़ी देवी को भी इन्होंने गाली दिया, आरजेडी के झंडे जलाए, जिसकी वजह से जो आरजेडी के कैडर वोट है वो उनसे छिटके हो गए, क्योंकि ये हमेशा ही जो बहुजन समाज है उसके साथ अन्याय किए। तो ये दोनों ही प्रत्याशी अप्रत्याशित हैं हमारे बक्सर के लिए, और दोनों ही प्रत्याशी हमारे बहुजन समाज को मान और मर्यादा कभी नहीं दे पाएंगे। और सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री रहे, एक भी काम ऐसा बता दे जो हमारे बक्सर के लिए, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। कुछ तो किए होते। हमारे बक्सर में बहुत सारे सब्जियों की खेती होती है, एक कोल्ड स्टोरेज का ही प्रस्ताव आप पार किए होते। एक तो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज था, वो भी खत्म हो गया। वो तो प्राइवेट था, लेकिन सरकारी कोल्ड स्टोरेज आज तक दंश झेल रहे हैं हमारे किसान। उनके खेतों में जाइए, आंसू आते हैं, रुलाई आता है कि कैसे उनका टमाटर फेंका गया, खेतों में निकाल नहीं पाते हैं। तो ये डर है बक्सर के लोगों को कि ये कैसे विकास कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केवल एक पार्टी का खौफ दिखाकर, डर दिखाकर जीतने का दम भरते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। निश्चित रूप से आपने जो कहा, लड़ाई किससे देखते हैं, लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी है, बहुजन समाज पार्टी का। और समय आने दीजिए, अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ये लड़ाई नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी सब पर भारी होगा और लड़ाई बहुत ही आसान होगी, जहां हम लोग आसानी से जीतने का काम करेंगे। तो ये थे अनिल कुमार चौधरी, बक्सर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिनका साफ साफ ये दावा है कि वो बक्सर के स्थानीय हैं, बक्सर के लोकल हैं, तो बक्सर की जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो मिथिलेश तिवारी हों, चाहे वो सुधाकर सिंह हों, चाहे वो आनंद मिश्रा हों, ये लोग बाहरी हैं और बक्सर की जनता इस बार बाहरी नहीं, स्थानीय लोग को मौका देने वाली है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।